नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा व लिपि को, और इसके बाद में आपको लिपि से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को कहीं और जाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है भाषा व लिपि। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इसको हम देखते हैं पहले कि भाषा क्या है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। ये हम सभी जानते हैं कि ये भाष धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। फिर आता है कि भाषा का मुख्य प्रयोग बोलकर ही होता है, परंतु दूर होने के कारण मनुष्य अपने विचार लिखकर प्रकट करने लगा। इस कारण जो है भाषा का लिखित रूप विकसित होता चला गया और इसे ही लिपि कहा गया। तो हमारे सामने लिपि की परिभाषा आ गई कि लिपि है क्या। तो जो भाषा थी उसको पहले बोलकर ही समझा जाता था, और धीरे धीरे क्योंकि बोलकर हम किसी को अपने सामने जो होता है उसको ही अपना भाव समझा सकते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या हुआ कि जब लोग दूर रहते थे तो उनके लिए ये आवश्यकता पड़ी कि हम बोलकर तो उन्हें कुछ नहीं अपना पूछ सकते थे, उन्हें कुछ अपने विचार बता सकते थे। तो ज़रूरत पड़ी कुछ लिखने की। इसी लिखने से ही लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ और इसे ही लिपि कहा गया। आगे लिखा है कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक सरलता या स्पष्टता तथा विस्तार के साथ व्यक्त कर सकता है। ये हम सब जानते हैं कि भाषा क्या हुआ कि बोलकर या सुनकर या लिखकर, इसके द्वारा ही हम अपने विचारों को एक दूसरे को स्पष्ट कर पाते हैं। अब आता है भाषा के प्रकार। तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कौन सी होती है कि मुंह से बोली जाने वाली तथा कानों से सुनी जा सकने वाली मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा वह भाषा जिसे हम लिखकर और सुनकर अपने मन में विचारों और भावों को समझते हैं। क्या कहते हैं कि वह भाषा जिसे हम लिखकर और पढ़कर अपने मन के विचारों और भावों को समझाते हैं, वह ही हमारी लिखित भाषा कहलाती है। अब आते हैं हम लिपि पे। तो लिपि क्या कहते हैं कि लिपि किसे कहा जाएगा कि मौखिक भाषा या उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इसी व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। आगे देखिए, एक परिभाषा दी हुई है कि एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, और भाषा संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी। और ये परिभाषा दी है हमारे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अब हम देखते हैं भाषा और लिपि को। तो क्या है कि वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने तथा समाचारों और के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चलाना असंभव हो गया। और ये अनुभव किया गया कि क्या हुआ कि हमें कुछ लिखकर काम चलाना चाहिए। इसीलिए आगे लिखा है कि अनुभव की गई यह आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी। फिर है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हमारे लिए चाहे परिभाषा इस तरह से हम पढ़ें या जो हम पहले पढ़ चुके हैं वह, तो लिपि को क्या कहेंगे हम कि भाषा को लिखित चिन्हों द्वारा व्यक्त करना ही लिपि कहा जाएगा। आगे है कि संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। आगे दी गई है कि देवनागरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और यह बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर को ही लिखी जाती हैं। केवल फारसी लिपि जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
अब हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि में अंतर। तो हमारी भाषा और लिपि में जो अंतर है वह हम पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है और लिपि क्या है। देखिए, एक तरफ भाषा की विशेषताएं हैं, दूसरी तरफ लिपि की विशेषताएं हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, जबकि लिपि में क्या होता है, सामान्यतः एक लिपि किसी भी भाषा में लिखी जाती है। ये अंतर आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि भाषा में क्या होता है और लिपि में क्या होता है। दूसरा है कि भाषा सूक्ष्म होती है और लिपि स्थूल होती है। भाषा में अपेक्षाकृत अस्थायित्व होता है, जबकि लिपि में अपेक्षाकृत स्थायित्व होता है। क्योंकि क्या होता है, अस्थायित्व भाषा में क्यों है, क्योंकि भाषा जो है वो उच्चारित होते ही गायब हो जाती है। और इसमें स्थायित्व क्या होता है, क्योंकि किसी भी लिपि को लिख कर ही व्यक्त किया जाता है, इसीलिए जो लिखा हुआ है वह हमारा ज़्यादा स्थायी रहेगा। अब अगला है कि भाषा ध्वन्यात्मक होती है, जबकि लिपि दृश्यात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब केवल सुनी जा सकती है और लिपि को हम देख सकते हैं। भाषा तुरंत प्रभावकारी होती है, जबकि लिपि थोड़ी विलंब से प्रभावकारी होती है। भाषा ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है, जबकि लिपि वर्ण संकेतों की व्यवस्था है। भाषा ही संगीत का माध्यम है, परंतु लिपि नहीं है। अब ये हमने इनमें अंतर देखा। अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा और लिपि में समानताएं। जब कुछ अंतर है तो कुछ समानताएं भी होंगी। क्या है कि भाषा और लिपि दोनों की उत्पत्ति एवं विकास सभ्यताओं की विकास के साथ साथ हुआ है, कि भाषा और लिपि दोनों ही साथ साथ ही विकसित हुई हैं। दूसरी है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा और लिपि दोनों ही होती हैं, अर्थात कि हम दोनों से ही अपने भावों की ही तो अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरा है भाषा और लिपि दोनों के अध्ययन हेतु आज की दुनिया में कई स्रोत मौजूद हैं, जैसे कि वेबसाइट, वीडियो, डिजिटल उपकरण, परंतु प्राचीन काल में शिक्षा ही एक प्रमुख स्रोत था। अब है अगली विशेषता कि कभी कभी भाषा और लिपि दोनों के ही माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दोनों में कुछ विशेषताएं, मतलब इनमें समानताएं हैं और कुछ अंतर भी है। अब क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उद्देश्य भाषा और लिपि दोनों में किया जा सकता है। अब आगे दी हुई हैं कुछ भाषाएं और लिपियों के नाम। इनको साथियों में बहुत अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि अक्सर प्रश्न में ये पूछ लेता है कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। जो हमारी भाषाएं हैं उनकी लिपियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, याद करने की सरलता के लिए हमने जो जो लिपियां हैं उनके सामने इकट्ठा करके लिख दिया है। आपको जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग मिलती हैं, तो हमारा दिमाग जो है उनको इतनी जल्दी से कन्फ्यूजन होने के कारण जल्दी से ध्यान नहीं रख पाता। तो यहाँ देखिए, हिंदी, संस्कृत और मराठी ये तीनों लिखी जाती हैं देवनागरी में। अब रोमन लिपि में देखिए कितनी सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, जबकि रूसी और बुल्गेरियन रूसी भाषा में। तो इस तरह ये कुछ प्रमुख जो भाषाएं थी उनको हमने देखा कि किस किस भाषा की कौन सी लिपि है। आगे है कि यूँ तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, परंतु कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कि इस समय जो वर्तमान में समय चल रहा है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि हम कोई भी मैसेज टाइप करते हैं इस समय, तो मैसेज देखिए हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। सीधे सीधे उसे इंग्लिश की जो रोमन लिपि होती है उसमें भी लिख सकते हैं, और उसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश को रोमन में, रोमन को इंग्लिश में। जैसे कि उदाहरण देखिए, लिख रहा है कि मोहन किताब खरीद रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अपनी देवनागरी में भी लिख सकते हैं। कैसे कि मोहन किताब खरीद रहा है। तो इस तरह ये हम जो लिपियां हैं ये भाषा को जो है व्यक्त करने का माध्यम है। तो साथियों, हमने आज लिपि के बारे में पढ़ा। तो और ये लिपि का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है लिपि के बारे में। तो हमें आज इसको बहुत अच्छे से पढ़कर समझकर ये समझ में आ गया कि लिपि क्या होती है। इसके बाद हम अपनी देवनागरी लिपि को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं
जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे पास हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई और साधन नहीं मिलेगा। शिक्षा ही वह साधन है, किसी विद्वान ने ये कहा है कि शिक्षा ही वह साधन है जो लक्ष्य की पूर्ति को करती है। तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति केवल शिक्षा से ही हो सकती है और हमें अधिक से अधिक मेहनत करनी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में देवनागरी लिपि के साथ। देवनागरी के विषय में सारी जानकारी आपको निश्चित रूप से ही प्रदान करेंगे। और साथियों, इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप इन वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।